तो दोस्तों नमस्कार। आज फिर FST-01 का कुछ प्रश्न लाए हैं। ये आपको MCQ मोड में जो आपका एग्ज़ाम होगा FST, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, देखिए FST-01 जो कि है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के आधार पे पाठ्यक्रम, उसके बारे में पढ़ते हैं। ये एग्ज़ाम आपको MCQ मोड में होगा। आपको सब्जेक्टिव अच्छा बता देते हैं, इसी में से क्वेश्चन यदि आते हैं तो आप बना सकते हैं। देखिए MCQ मोड में, जिसका फुल फॉर्म होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 4 ऑप्शन होगा, एक ऑप्शन सही होगा, उसमें से आपको मारना है जो सही ऑप्शन होगा। आइए देखते हैं। देखिए सूर्य से दूरी के हिसाब से 9 ग्रह, सूर्य से दूरी के हिसाब से। इससे पहले हम वीडियो नंबर 5 में इसके सौरमंडल के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी दिए थे, उसको भी जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से देखिए, वो भी काफ़ी हेल्प मिल जाएगी वहाँ से भी। देखिए वहाँ पर भी बृहस्पति के बारे में, सूर्य के बारे में और 9 ग्रह के बारे में जानकारी दिए थे। आज कुछ बचा हुआ था तो ये इस वीडियो में हम कवर कर लेते हैं। देखिए सूर्य से दूरी के हिसाब से 9 ग्रह, सूर्य है उसकी दूरी के हिसाब से 9 ग्रह। देखिए सूर्य के बाद सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह बुध, बुध के बाद शुक्र, तीसरा नंबर में पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल है, बृहस्पति है। देखिए इतना तक के ग्रह को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। आंतरिक ग्रह, क्योंकि ये पृथ्वी के समान होते हैं। ठीक है, और ये उसके बाद बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, यम है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से बृहस्पति से बाहर के जितना भी ग्रह है, इसको बाहरी ग्रह कहा जाता है। बाहरी ग्रह जो बृहस्पति के समान होते हैं। ठीक है, देखिए बुध और शुक्र के पास आपसे पूछा जा सकता है कि बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल को कौन सा ग्रह कहते हैं। आप आंतरिक मार के आइएगा, या उसमें पूछा जाएगा कि ये सब ग्रह किसके समान होते हैं। तो पृथ्वी के समान होते हैं। बाहरी ग्रह में ये हो गया, और किसके समान होते हैं, बृहस्पति के समान होते हैं। देखिए बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, आपसे MCQ में यहाँ पर भी पूछा जा सकता है, बुध और शुक्र के पास क्या नहीं है, तो उपग्रह नहीं है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, बुध। पृथ्वी के नंबर का है 4 नंबर का, और बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद शनि है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। बृहस्पति के बारे में हम फुल डिस्क्राइब वीडियो नंबर 5 में किए थे। देखिए बुध के बारे में, बुध को इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। देखिए ये सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, शुक्र के बारे में जानते हैं। शुक्र को इंग्लिश में कहते हैं वेनस, जो सूर्य और चंद्रमा के बाद तीसरा चमकीला ग्रह है। सूर्य और चंद्रमा के बाद तीसरा सबसे ज़्यादा चमकने वाला ग्रह है। ठीक है, शुक्र का सतह का तापमान 480 डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य का सतह का तापमान कितना होता है, 480 डिग्री सेंटीग्रेड। शुक्र का वायुमंडल में 96% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। शुक्र की सतह में जो है 96% कार्बन डाइऑक्साइड ही रहता है। 4% अदर कोई सल्फर डाइऑक्साइड व मीथेन वगैरह सब रहता है। आइए मार्स के बारे में देखते हैं। मंगल, देखिए मार्स यह पृथ्वी के सबसे निकट है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह मंगल है, इसलिए मंगलयान वगैरह सब भेजा जाता है, सैटेलाइट धरती पर से। इसकी लाल सतह पर मौसम के साथ साथ बदलने वाले अनेक पैटर्न बनते बिगड़ते रहते हैं। इसकी सतह पर विशाल क्षेत्र है जिन्हें मारिया, जिसे समुद्र कहा जाता है। आप ये कह सकते हैं कि मारिया जो है किस ग्रह पे उपस्थित है, तो आप मंगल मार सकते हैं। MCQ में ये आ सकता है, पृथ्वी के सबसे निकट पूछेगा तो आप मंगल मार दीजिए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। मंगल पर विशाल ज्वालामुखी है। मंगल पे जो है विशाल ज्वालामुखी, जिसका नाम ओलंपस या ओलंपस पर्वत कहा जाता है। ये एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। आपसे पूछा जा सकता है ओलंपस पर्वत किस ग्रह पे है, तो आप मंगल मार के आइएगा। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह होते हैं, फेबोस जिसको भय या डेमूस जिसको आतक कहते हैं। ठीक, आइए आगे देखते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन भी बताते हैं, इसमें से यदि ऑब्जेक्टिव आता है तो आप बना लीजिएगा। देखिए सूर्य किन तत्वों का बना है, सूर्य जो है किन चीज़ों से बना है। सूर्य में
ऊर्जा के उत्पन्न होने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। एक बार सूर्य का ईंधन समाप्त हो जाने पर सूर्य का आगे किस प्रकार विकास होगा। देखिए, सूर्य जो है हाइड्रोजन और हीलियम तत्वों का बना है। सूर्य में जो है हाइड्रोजन और हीलियम के तत्व से बना होता है। हाइड्रोजन नाभिक एक दूसरे के साथ मिलकर हीलियम नाभिक बनते हैं। इस क्रिया के कारण अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। किस रूप में? प्रकाश में। यही ऊर्जा तारे की सतह तक पहुंचकर प्रकाश, ऊष्मा और अन्य प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में विकसित होती है। देखिए, सूर्य जो है एक प्रकार का तारा है जो धरती के निकट है, इसलिए ये अच्छे से दिखाई देता है। आपसे कम्युनिटी में पूछे थे सूर्य क्या था? एक तारा है। आइए आगे देखते हैं। सूर्य का ईंधन समाप्त हो जाने पर यह व्हाइट डवार्फ तारा बन जाएगा। यदि सूर्य का ईंधन समाप्त हो गया तो व्हाइट डवार्फ तारा बन जाएगा। हालांकि वैज्ञानिक अनुमान तो यह कहते हैं सूर्य से नाभिकीय संलयन की क्रिया कभी मंद या रुकेगी नहीं। वैज्ञानिक का मानना है कभी नाभिकीय संलयन कभी खत्म नहीं होगा, जिससे सूर्य अरबों वर्षों तक हमें ऊर्जा प्रदान करता रहेगा। हो गया। इसमें देखिए ढेर सारा ऑब्जेक्टिव आपका बन सकता है। यदि ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप बना सकते हैं इसका। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, वैज्ञानिक पद्धति से क्या अभिप्राय है? क्या एक उदाहरण की सहायता से वैज्ञानिक पद्धति के विभिन्न चरणों को समझाइए। देखिए, वैज्ञानिक लोग ज्ञान की सीमाओं को बढ़ाने अथवा व्यावहारिक समस्याओं को सुलझाने के लिए विज्ञान का प्रयोग करते हैं। जिन विधियों और पद्धति को वे अपनाते हैं उन्हें हम वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। विभिन्न प्रकार के तथ्यों की सत्यता की जांच अन्वेषण तर्क संगत विधि से करना वैज्ञानिक पद्धति कहलाता है। इसमें निम्नलिखित पद प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे सिद्धांत हो गया, परिकल्पना हो गया, प्रयोग हो गया, परीक्षण या निरीक्षण हो गया, निष्कर्ष हो गया। देखिए, वैज्ञानिक क्या क्या कर सकते हैं। जैसे लुई पास्चर ने स्वतः जननवाद, आप ये लुई पास्चर को याद रखिएगा। लुई पास्चर ने किसका सिद्धांत दिया था? जननवाद का। की बात को निरर्थक सिद्ध करने के लिए पुराने तथ्यों का अध्ययन किया, परिकल्पनाएं बनाई, सिद्धांत का प्रतिपादन करके उन्होंने प्रयोग किया और निष्कर्ष प्राप्त किए, जो आज के जीव विज्ञान का मूलभूत आधार है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, विखंडन ऊर्जा के इस्तेमाल से जुड़े संकट क्या है? विखंडन जो होता है उससे क्या खतरा बन सकता है हमारे लिए, उसके बारे में बताना। देखिए, एक बड़े नाभिक का दो छोटे छोटे नाभिकों में टूटना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। इससे ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे दूसरे विश्व युद्ध के समय अमेरिका जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम का इस्तेमाल किया था। देखिए, परमाणु बम जो अमेरिका जो है जापान पर परमाणु बम इस्तेमाल किया था, कब किया था? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जिसका असर आज भी वहाँ के लोगों पर देखा जा सकता है। इस कारण से इस ऊर्जा का उपयोग विनाश में न करके शांति में करना चाहिए। अभी जो यूक्रेन और यूक्रेन और रशिया में युद्ध हो रहा है, वहाँ पर भी परमाणु बम का आशा हो सकता है कि यदि करेगा तो एक विखंडन ऊर्जा का गलत उपयोग हो रहा है वहाँ पे। आजकल विश्व में कई देशों ने नाभिकीय बम एवं मिसाइलें बना ली है, जो एक बहुत बड़ा नाभिकीय संकट है। इससे संपूर्ण विश्व 7 बार नेस्तनाबूद हो सकते हैं। जितना भी मतलब वर्ल्ड में जितना परमाणु बम है, यदि सबका यूज किया जाए तो पृथ्वी 7 बार ख़त्म हो सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आत्मनिर्भरता के लिए क्या क्या आवश्यक है? 2 ऐसे क्षेत्र बताइए जहां हम आयातित मतलब कम आयात कर सकते हैं दूसरे देशों से, प्रौद्योगिकी पर निर्भर नहीं हैं।
देखिए, आत्मनिर्भर होने के लिए सभी को शिक्षित होना परम आवश्यक है। आत्मनिर्भर होने के लिए शिक्षा का जरूरी सभी लोगों के लिए है। साथ ही रोजगार परक भी होना चाहिए। आप जिस टाइप का शिक्षा लीजिएगा उसी टाइप का रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। रोजगार चाहे लघु उद्योग, व्यवसाय या नौकरी ही क्यों ना हो, इससे देश और समाज का चौमुखी विकास संभव होता है। आत्मनिर्भर होने के लिए हम कुछ आवश्यक बातों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। देखिए, पहला है निर्यात करके विदेशी पूंजी को जमा करने का प्रयास होना चाहिए। निर्यात करना चाहिए अपने सामान को दूसरे देशों में, विदेशी पूंजी का स्टोर करना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर एवं संतुलित उपयोग करना चाहिए। प्राकृतिक संसाधन जो है उसका उपयोग करना चाहिए एवं संतुलित में करना चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग और औषधि उद्योग के बारे में कुछ बताना है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग किस तरह से प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, औषधि उद्योग में किस तरह से प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। देखिए, पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। देखिए, इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति से मशीनों की बाढ़ आ गई है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को मशीनों ने प्रभावित किया है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में कंप्यूटर का आविष्कार चमत्कारिक है। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों द्वारा मनुष्य को बहुत लाभ प्राप्त हुए। इस कारण से कृषि, उद्योग और व्यापार में भारी परिवर्तन आया। इसके द्वारा बहुत सारी भविष्यवाणी की जाती है। विभिन्न उद्योगों में विभिन्न प्रकार के यंत्रों का उपयोग हो रहा है। उदाहरण के लिए संचार के क्षेत्र में इससे भारी परिवर्तन हुआ है। आज रेडियो, टीवी और कंप्यूटर की मदद से हम शिक्षा, व्यापार इत्यादि क्षेत्र की बहुत सी जानकारी ले सकते हैं। इसमें आप मोबाइल भी ऐड कर लीजिए, ठीक है। ये देखते हैं औषधि उद्योग। औषधि उद्योग के प्रसार से असाध्य रोग, मतलब जो रोग खत्म नहीं होने वाला है उसको भी हल प्राप्त हो गया है। विभिन्न प्रकार की बीमारियों जैसे अपंगता, एड्स, चेचक इत्यादि के टीके बनाए गए हैं, जिनको खत्म करना पहले असंभव था। अभी के समय में अनेकों खोजें हुई है। आप इस टाइम देख लीजिए कोरोना वायरस कितना, उसका भी टीका मिल गया है, उसको भी धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है वो भी। और इसके द्वारा मानव शरीर को रोगों से दूर रखने का उपाय भी किया गया है। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों की रोकथाम की जा रही है तथा ठोस इलाज भी प्राप्त हो रहे हैं। चलिए रहने देते हैं यहाँ तक ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जो बताएं। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो ये FST 01 पढ़ना चाहता है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।